let it bang, bang. नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध ना। अपवर्तनांक पढ़ा था और प्रकाश की चाल पढ़ा था, उसमें क्या क्या संबंध होता है ये पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है कि अपवर्तन के जो नियम है उनके क्या अनुप्रयोग है, यानी अपवर्तन के अनुप्रयोग पढ़ना है। सबसे पहला उसमें पहले देख लेते हैं कि हम किसी भी वस्तु को सघन माध्यम से क्या कहते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई वस्तु रखी है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, तो हमें कैसा दिखाई देगा। यानी हम कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से, वस्तु कहाँ रखी गई है, सघन माध्यम में। तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा हमें, जो एग्जाम्पल होगा अपवर्तन के वो अच्छे से समझ में आएगा ना। देखिए, सघन माध्यम में स्थित, यानी सघन माध्यम कोई है, उसमें क्या है, कोई वस्तु रखी गई है और हम क्या कर रहे हैं, विरल माध्यम से देख रहे हैं। सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखना। ठीक, पहले देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, जल हम लोग मान लेते हैं, क्या है, जल है ना। जल मान लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा है जो क्या है, सघन है ना। ये क्या है, सघन माध्यम है। ये क्या है, विरल माध्यम है ना। ये क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम है। इधर ऐसे लिख लेते हैं, विरल, और ये क्या है, सघन है ना। ये क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम है। तो कोई भी वस्तु कहाँ रखी हुई है, कोई भी वस्तु हमारे कहाँ रखी है, सघन माध्यम में कहीं भी रखी हुई है। मान लीजिए हम कहीं भी वस्तु को यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी वस्तु क्या है, यहाँ पे रखी गई है ना, ये वस्तु रखी हुई है। तो जब हम बाहर से देखेंगे ना, तो कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरण चलकर हमारी आंखों पर पहुंचती है, हमारी आंखों पर पहुंचेगी, तभी वह वस्तु क्या होगी, हमें दिखाई देगी। ठीक, तो यहाँ पे वस्तु रखी है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी। पहले तो क्या होगी, एक सीधी प्रकाश की किरण जला दीजिए, इस प्रकार से, तो सीधी प्रकाश की किरण ऐसे, ये इधर जाएगी, इसको बाहर निकाल दीजिए, इस प्रकार, ठीक है, ऐसे बाहर निकाल दीजिए। तो जिधर से जाएगी उसी पे क्या होगी, वापस आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों का, ये देखिए सतह है कि नहीं, ये यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम को यह पृष्ठ क्या कर रहा है, अलग कर रहा है कि नहीं, यह पृष्ठ क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इसके लंबवत जो रेखा होगी वही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। अब एक प्रकाश की किरण को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे ऐसे, इस प्रकार से ना, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे हमने गुजारा, ये प्रकाश की किरण इधर गई ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लंबवत एक अभिलंब खींचेंगे ऐसे। देखिए, ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है, और ये वाला माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी ना, इस प्रकार से ऐसे जाना, इसको इधर चाहिए, लेकिन यह क्या हो गई, इधर हट गई ना। तो हमें वस्तु कहाँ दिखाई देगी, देखिए, अब इसको जब बढ़ाएंगे हम पीछे, इधर ऐसे ऐसे, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इधर हमें दिखाई देगी। अगर एक और प्रकाश की किरण लेकर जाए तो भी हमें ऐसे ही दिखाई देगी, यहीं पे कटेगी ना। यहाँ पे हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा आँख है, इधर से ये हमारा आँख दूर पे है ऐसे ना, ये हमारा आँख है, ये क्या है, हमारा आँख बना हुआ है, यानी हम बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी, थोड़ी ऊंचाई पे दिखाई देगी। जहाँ पे वस्तु है, नीचे है, तो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। जब हमें क्या करेगी, कोई वस्तु सघन माध्यम में रखी है और हम देख कहाँ से रहे हैं, विरल माध्यम में, तो वह वस्तु कहाँ दिखाई देगी, थोड़ी सी अपनी सतह को छोड़कर, यानी ऊपर दिखाई देगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी, ये क्या है, हमारा क्या बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, आई, ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। जबकि वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ पे ओ ना,
वस्तु यहाँ पे रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कुछ ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम ये गहराई मान लेते हैं यच। यच क्या है, वस्तु की गहराई है, जबकि प्रतिबिंब की गहराई क्या है, एच डैश ना। प्रतिबिंब की गहराई क्या मान लेते हैं, एच डैश मान लेते हैं यहाँ से, एच डैश, ठीक। इसमें एक संबंध होता है, जब भी हम सघन माध्यम में कोई वस्तु रखी है और विरल माध्यम से देखते हैं तो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। वस्तु कहाँ दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो इसमें हमेशा संबंध होता है, जैसे हम मान लेते हैं वास्तविक गहराई, हमने क्या माना है h, और आभासी गहराई ना, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, आभासी गहराई मानेंगे। आभासी गहराई क्या है, h डैश है, क्या है, h डैश है ना। तो एक संबंध होता है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष, इसके लिए सूत्र प्रयोग हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये दूसरा माध्यम जिसमें वस्तु रखी गई इसको दूसरा माध्यम मानते हैं। ये क्या है, पहला माध्यम ना, जिसमें वस्तु रखी गई है उसको दूसरा माध्यम, विरल माध्यम को क्या मानेंगे, पहला माध्यम। तो लिखेंगे माध्यम एक, लिखिए माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी क्या लिखना है, 1n2 बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई वटा में आभासी गहराई, आभासी गहराई। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1n2 इक्वल टू h अपान h डैश। ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र होता है। यानी जब भी हम किसी वस्तु को, कोई वस्तु सघन माध्यम में रखी हुई है और हम कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से देख रहे हैं, तो वह वस्तु हमेशा क्या होगी, थोड़ी अपनी सतह से उठी हुई दिखाई देगी। क्या होगी, थोड़ी सी अपनी सतह से उठी हुई दिखाई देगी। और इन दोनों में क्या होगा, संबंध होता है 1n2 बराबर वास्तविक गहराई बटा में क्या होता है, आभासी गहराई। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। ये क्या होता है, एक संबंध होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, माध्यम दो क्या है, जिसमें वस्तु रखी, माध्यम दो में ही वस्तु रखी है, तो ये नीचे लिख लीजिए, माध्यम दो, माध्यम दो क्या है और माध्यम एक क्या है। माध्यम दो क्या है, जिसमें वस्तु रखी गई है, जिसमें वस्तु रखी है ना। माध्यम दो कौन सा है, जिसमें वस्तु रखी जाएगी। और माध्यम एक क्या है, जिससे मतलब जहां से वस्तु देख रहे हैं ना, कैसे लिखिए, जहां से वस्तु को देखा जा रहा है, ठीक है। यानी माध्यम दो कौन सा है, जिसमें वस्तु रखी गई है, और माध्यम वन क्या है, जहां से वस्तु को देख रहे हैं हम लोग ना। ये संबंध होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक। देखिए अपवर्तन के कुछ नियम है जो कि क्या होंगे, इसी पे जैसे हमने पढ़ा है इसी पे क्या करेंगे, काम करेंगे ना, इसी तरीके से बताएंगे हम इसको। मिटा दे रहे हैं, अपवर्तन के कुछ व्यावहारिक उपयोग ना। यानी क्या हमें बताना है, सम एग्जाम्पल बताना है, सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन
इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। यानी क्या करना है, हमें व्यवहारिक उपयोग बताना है अपवर्तन के। पहला क्या नियम, पहला क्या होता है, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला क्या होता है, पहला होता है किसी तालाब की गहराई वास्तविक से क्या होगी, कम दिखाई देगी ना। किसी तालाब की गहराई वास्तविक से, किसी तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, कम दिखाई देती है ना। यानी कोई तालाब है, उसकी जो वास्तविक गहराई होगी वह क्या देगी, कम दिखाई देगी। जैसे देखिए कोई तालाब है, ये ऐसे मान लिया हमने, ये इसका क्या होगा, तल हो गया। मान के चलिए कि ये इसका तल है ऐसे ना, तालाब है इसका तल ये है। अब यह तल क्या होगा, वास्तविक गहराई जितनी इसकी गहराई, इससे क्या होगी, थोड़ी कम दिखाई देगी। इसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको तल के कोई बिंदु ले रहे हैं, यहाँ वाला कोई बिंदु ले लिया हमने ना। जब इस बिंदु को लेंगे तो इससे चलने वाले प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण हम इधर से लेकर जा रहे हैं ऐसे, ठीक। यहाँ पे क्या लेंगे, एक अभिलंब लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ, ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है ना। ये कैसा माध्यम है, सघन है, क्योंकि पानी है, और ये क्या है, वायु है, तो ये क्या होगा, विरल माध्यम होगा। तो जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से होके विरल माध्यम में जाती है, तो वो क्या होगी, हमेशा अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी ऐसे। इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो उधर चली गई, ठीक है। अब एक और लेकर जाते हैं, अगर इसको एक और लेकर जाएंगे इधर, तो ये भी क्या होगी, यहाँ भी एक अभिलंब खींचा जाएगा, तो ये भी क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी ना। दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर, ठीक। ये भी क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, इससे जाना इधर को चाहिए लेकिन चली गई उधर को। हमारी आंखें कहाँ हैं, इधर कहीं है ना, ऐसे हमारी आंखें इधर हैं। जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी। अब देखिए ये दोनों जो दिखाई जा रही है, इनको पीछे बढ़ाइए, क्या करिए, पीछे बढ़ाइए कहीं, इसको भी इधर, इसी को बढ़ाइए पीछे, ये यहाँ पे ना, हाँ यही भी तो है, ये बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काट रही है ना। जो वास्तविक गहराई यहाँ पे थी, जे वाली तल यहाँ पे था, अब ये तल कहाँ दिखाई देगा, इस तल पे दिखाई देगा, यानी इतना क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, ये इतना उठा हुआ दिखाई देगा। यही कारण है, यानी ये क्या किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होने का मतलब है कि प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, तो इसीलिए क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, थोड़ी जिस तल पे थी, वास्तविक गहराई जिस पे थी, उससे ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसीलिए किसी तालाब को देखेंगे तो क्या होगा, कम गहरा दिखाई देता है देखने पे, लेकिन वही सूखा हुआ रहेगा तो ज्यादा गहरा दिखाई देगा, ठीक है। वही अगला एग्जाम्पल यही है, आगे भी वही एग्जाम्पल है कि सिक्के से भरे बाल्टी में पानी भर देने से सिक्का क्या होता है, ऊपर दिखाई देने लगता है। या फिर ऐसे कहें कि खाली बाल्टी से सिक्का नहीं दिखाई देता है, जबकि बाल्टी में पानी भर देने पर क्या होता है, सिक्का हमें दिखाई देने लगता है ना। खाली बाल्टी में सिक्का नहीं दिखाई देता है, सिक्का नहीं दिखाई देता है, जबकि जबकि बाल्टी में बाल्टी में पानी भर देने पर पानी भर देने पर सिक्का दिखाई देने लगता है, सिक्का दिखाई देने लगता है।
ये भी क्या होगा इसी प्रकार से, जैसे कोई बाल्टी है, अगर वो खाली है, ये बाल्टी है यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है कहीं, तो जब बाहर से देखेंगे तो ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही हमने क्या किया इसमें, जैसे इसमें क्या कर दिया हमने, पानी भर दिया इस प्रकार से। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी भर देंगे, इससे जो प्रकाश किरणें हैं, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी, इसका तो अपवर्तन होगा नहीं। इसका अपवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एयर भरा होगा, बाहर भी एयर होगा, प्रकाश किरणें सीधी निकल जाएंगी। तो ये सिक्का क्या होगा, जहाँ रहेगा वहीं दिखाई देगा ना। तो इसलिए हम जब तिरछे देखेंगे इधर से तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा गहरा होगा तो। ठीक है, वही क्या करेंगे, जब पानी इसमें भर देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत छिछला बाल्टी ले लें और उसमें देख कर कहें कि हमें दिखाई दे रहा है ना। एक निश्चित गहराई के बाद जिसपे आपको न दिखाई दे, जब सिक्का न दिखाई दे उसमें पानी भर के देखिए, वो सिक्का दिखाई देने लगेगा ना। वैसे तो आप छोटी सी बाल्टी ले लेंगे तो वहां से तो दिखाई देगा ही देगा, आराम से देख लेंगे। लेकिन जब क्या हो, थोड़ी बड़ी बाल्टी हो, वो नीचे हो सिक्का, आपको दिखाई न दे, तो जब उसमें जल भरेंगे तो अपने आप दिखाई देने लगेगा। वो क्या होगा, क्योंकि ऊपर आ जाएगा ना। जब पानी भर दिए तो इसमें भी यही होगा, प्रकाश के लिए लेकर जाइए, ऐसे लेकर जाएंगे तो ये वाला पृष्ठ क्या है, दोनों सतहों को अलग कर रहा है, यहाँ से क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा ना। इसे एक और लेकर जाइए तो क्या होगा, इसका भी अपवर्तन हो जाएगा ना। जब इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कहीं ये पीछे काटेगा तो ये सिक्का क्या होगा, यहाँ दिखाई देगा, इतना तल से क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए क्या करेगा, ये हमें सिक्का दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसका तल क्या होता है, वास्तविक तल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इसीलिए सिक्का हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार से है, जब हम क्या करेंगे, परख नली को, कोई परख नली है या छड़ है, डंडा है, उसको क्या करेंगे, जल में रख लेंगे ना। अगला एग्जांपल लिख लीजिए, सीधी छड़, सीधी छड़ जल में मुड़ी हुई दिखाई देते हैं ना, मुड़ी हुई दिखाई देती है। कोई सीधी छड़ है, वह क्या होगी, जल में कैसे दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको मुड़ा हुआ कैसे प्रतीत होगा, अच्छे से तब प्रतीत होगा जब उसका आधा भाग क्या करिए, आप बाहर रखिए और आधा भाग क्या करिए, पानी में रखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है, छड़ मुड़ी हुई है। क्योंकि अगर पूरा पूरा जब डाल देंगे तो वो क्या होगा, उसका तल उठ जाएगा बस ना। उसका तल क्या होगा, अगर वो शांत जल है तो उसका तल क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा और मुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन यदि उसका आधा हिस्सा जल में है, आधा हिस्सा बाहर है, तब वह क्या होगी, मुड़ी हुई आपको दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसको हमने पानी से भर दिया और एक छड़ ले लिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये यहाँ पे ऐसे ना, छोटा ही छड़ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार से, ये यहाँ पे, ये छड़ हमने ले लिया। जब इस छड़ को बाहर से देखेंगे तो ये वाला देखिए, यहाँ पे ये पानी, पानी में इतना एरिया, इसका इतना एरिया क्या है, पानी में है। तो जब इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कहीं से, ये क्या है, हमारा जल है, जल का ये क्या है, तल है ना। तो यहाँ जो प्रकाश किरणें जाएंगे ऐसे क्या होंगी, थोड़ी टेढ़ी लेकर जाएंगे, क्योंकि सीधी वाली तो सीधी चली जाएगी, तो टेढ़ा लेकर जाएंगे, क्या होगी, थोड़ा सा ऐसे इधर को जाएगी ना। दूसरी लेकर जाएंगे तो दूसरी वाली भी ऐसे ही जाएगी, अगर यहाँ से लेकर जाए ये भी ऐसे जाएगी। इसको पीछे बढ़ाइए इधर कहीं, यहाँ पे काटेगी तो ये वाला सीधा क्या होगा, इधर दिखाई देगा। तो यानी क्या होगा, ऐसे ही पूरा जितना जल में है वो वाला सीधा, जितना जल वाला सीधा है वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, उठा हुआ। तो इस प्रकार से ये बनेगा ऐसे, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब कैसा बनने लगेगा, इस प्रकार से ना। ये तो यहाँ से सीधा दिखाई देगा, फिर क्या होगा, ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा। यानी जब क्या होगा, कोई छड़ सीधी छड़ है, उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, तब वो क्या होगा, टेढ़ा दिखाई देगा। अगर पूरा पूरा डूब जाएगा तो वो थोड़ा सा उठ कर दिखाई देगा ना। तो सीधी छड़ क्या होती है, जल में टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण है, अपवर्तन के नियम के कारण, यानी अपवर्तन के ही कारण जो वो छड़ क्या होती है, सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे क्रांतिक कोण पढ़ेंगे और पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ेंगे।
देखेंगे क्या होता है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना, परावर्तन यानी क्या इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्रांतिक कोण पढ़ना है और पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ना है। पहले देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रांतिक कोण होता क्या है समझिए पहले। देखिए जैसे देखिए ये क्या है सघन माध्यम है, सघन है ना, और ये क्या है विरत है, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। ये कैसा है सघन, ये कैसा है सघन, ये कैसा है सघन। ये वाला जो नीचे वाला माध्यम है इसको क्या बोलेंगे हम लोग विरल ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग विरल। ये क्या है विरल ना। तीन स्थिति देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ये सघन माध्यम है पूरा पूरा, इसको आप भर सकते हैं ऐसे, ये क्या है पूरा पूरा सघन माध्यम है ना। कोई प्रकाश किरण यहाँ से समझ लीजिए आ रही है ऐसे, कोई प्रकाश किरण इधर से ऐसे आ रही है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा अभिलंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अभिलंब ना। यहाँ पे भी अभिलंब खींच दीजिए, यहाँ पे ठीक, ये अभिलंब हो गया। कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है यहाँ पे ऐसे आ रही है, ये क्या है सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह क्या होगी अभिलंब से दूर हटेगी, इस रास्ते से आना चाहिए तो क्या हो जाएगी ये ऐसे चली जाएगी ना, इधर जाएगी इधर को, यानी क्या होगा ये अभिलंब से दूर हट रही है। ये हमारा क्या है आई है, ये क्या है हमारा आर है ना, अपतन कोण है, ये आर क्या है अपवर्तन कोण है ना। ठीक है, ये प्रकाश किरण को आई और क्या हो गई अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या होगा आंशिक परावर्तन होगा ना, आंशिक आंशिक रूप से, यानी जितनी प्रकाश की किरण आ रही है लगभग में उस सब ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी बाहर निकल जाएंगे, यानी इस माध्यम में चली जाएंगी, यानी इनका क्या हो जाएगा अपवर्तन होगा। इसमें देखिए अगर इस आपतन कोण की मान को और बढ़ाएं ना, और भी बढ़ाएं तो ये क्या होगी दूर हटती जाएगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ले लिया आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो ये यहाँ पे चली जाए, यानी रेखा यहाँ से जैसे आ रही है ये इधर चली जाए ना, ये वाला कोण कितना हो जाए 90 हो जाए, ये वाला कोण कितना हो जाए 90 हो जाए। ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है यानी जिसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं आई, वह आई क्या हो जाएगा, यानी जो आई है इस आई को हम लोग क्या लिखेंगे बराबर सी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको क्रांतिक कोण ना। जब हम लोग आई का मान इतना बढ़ा यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो देखिए पहले प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आ रही थी तो 90 अंश का बना रही थी, जब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ेगा कि नहीं, अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो यह प्रकाश इस माध्यम में ना आकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी कि नहीं, प्रकाश इस माध्यम में ना आकर
वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, यानी पूर्ण रूप से उसका क्या होगा, जैसे ये इसका आंशिक परावर्तन बोले कि ये हो रहा है आंशिक रूप से, यानी बहुत ज्यादा किरणें इस पे चली जा रही हैं लेकिन आंशिक रूप से ये जा रहा है ना। लेकिन जब क्या हो, थोड़ा सा कोण आई का मान क्या हो, मतलब सी से ज्यादा कर दें, जब आई का मान क्या हो, सी से ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश किरणें यहाँ से यहाँ तक आएंगी लेकिन इनका अपवर्तन ना होकर, यानी ये 90 अंश हो गया, अब इससे जब भी होगा ज्यादा ही होगा, तो वह क्या होगा, उसी माध्यम में वापस ऐसे चली जाएंगी, यानी इनका क्या हो जाएगा, पूर्ण परावर्तन हो जाएगा ना, इनका अपवर्तन न होकर क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई किरण क्या होती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में चली आती है, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह कब ऐसा होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तब प्रकाश किरणें क्या होंगी, वापस उसी माध्यम में चली जाएंगी, जिसे क्या बोला जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये क्या है, क्रांतिक कोण है। यानी क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। देखिए, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो उस कोण को क्या बोला जाएगा, क्रांतिक कोण कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्रांतिक कोण। समझ में आया होगा, लिख लीजिए आप लोग। यानी सघन माध्यम में ना, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, यानी ऐसे बोल सकते हैं। लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, लिखिए, सघन माध्यम में, ये क्या है, सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम में बना वह कोण, वह कोण जिसके लिए, जिसके लिए बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं ना। यानी ऐसा कोण, मतलब जिसके लिए क्या होगा, वह कोण सघन माध्यम में बना कोण है, वह कोण यानी सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में क्या है, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो उस आपतन कोण को क्या बोला जाएगा, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, वहीं आगे क्या लिखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बोला जाएगा, जब क्या होगा, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से, यानी आपतन कोण का मान सघन माध्यम में क्या हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तब क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना। कैसे लिख सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखा गया है ना, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखा गया है, ये क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखा है। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का लिखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, आपतन कोण का मान वह मान जिसके लिए क्या हो, मतलब आपतन कोण का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, जब आपतन कोण का मान, आपतन
कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो तब प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है ना, यानी जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में चली जाती है। इस क्रिया को क्या बोला जाएगा, यानी प्रकाश का उसी माध्यम में वापस चले जाना क्या कहलाएगा, इस क्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब आपतन कोण का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो इसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आ रही थी, जैसे क्या था सघन माध्यम से आ रही थी, तो सघन माध्यम में ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, जब क्या होता है, आपतन कोण का मान इतना रखा जाए कि अपवर्तन कोण उसके लिए क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तब इसको क्या बोला जाता है, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। आगे देखिए, पूर्णांतिक परावर्तन के क्या पढ़ना है हमें, पूर्णांतिक परावर्तन के क्या पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है ना, तो मिटा दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल पढ़ना है पूर्णांतिक परावर्तन के ना। चलिए अच्छा, थोड़ा सा क्रांतिक कोण और संबंध थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल बता रहे हैं। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, क्रांतिक कोण में संबंध ना, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, क्रांतिक कोण कब मिलेगा, जब क्या होगा, प्रकाश कहां से कहां तक जाए, जब कहां से कहां तक जाए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो फिर पूर्णांतिक परावर्तन के अनुप्रयोग बताते हैं ना। जैसे देखिए, ये क्या था, विरल माध्यम था, ये चीज यहाँ पे कोई प्रकाश आ रही थी इधर से, ऐसे आ रही थी, क्या हो जाएगी, थोड़ा दूर हट जाएगी। यहाँ क्या है ना, ये क्या है, माध्यम दो, इसको मानते हैं सघन माध्यम है, इसको क्या माने हम लोग, माध्यम दो। ये क्या है, आई है, क्या है, आई है, और ये क्या है, आर है ना। क्रांतिक कोण का है ना, तो इसको 90 अंश बना लीजिए थोड़ा, ये यहाँ जाएगा ना, क्योंकि यही तो क्रांतिक कोण का रहेगा, ये आर है ना। इसको देख लीजिए, ये क्या है, माध्यम एक है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ना, नहीं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या लिखना है, पहले साइन आई लिखना है, फिर साइन आर लिखना है ना। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये क्या होता है, स्नेल के नियम से लिखते हैं ना हम लोग, स्नेल के नियम से ना, क्या लिखते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के, ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरा माध्यम तो पहले इसके लिए साइन आई, फिर इसका लिखेंगे साइन आर ना, तो इसको पहले लिखेंगे, तो लिखे, यानी ऐसे लिख देते हैं सीधा सीधा 2 and 1, इसको क्या बोलते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, साइन आई वटा में साइन आर, साइन आई वटा में क्या लिखेंगे, साइन आर लिखेंगे। ठीक है, साइन आई वटा में साइन आर, जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आई का मान
क्या है सी, आई का मान क्या है सी, नीचे लिख दीजिए, क्या लिखिए 2n1 बराबर साइन सी वटा में साइन क्या लिखेंगे 90 अंश ना, क्यों, क्योंकि क्या है आई बराबर सी, क्यों, क्योंकि ये क्या है क्रांतिक कोण है, जिसके लिए क्या है अपवर्तन कोण कितना हो जाता है 90 अंश ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे आर बराबर क्या लिखा जाएगा 90 अंश, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है तो उसमें आपतन कोण क्या होता है क्रांतिक कोण के बराबर, यानी सी इसको लेते हैं ना, तो साइन सी बटा में क्या हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी 2n1 बराबर साइन सी बटा में क्या हो जाएगा 1 ना, कितना हो गया। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/1n2 बराबर साइन सी, यानी 1n2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 साइन सी, क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेगा चूंकि 2n1 बराबर 1/1n2 ना, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ना, ये क्या है 1n2 क्या है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, ये क्या है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये क्या होता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध होता है ना, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग देखेंगे, उसी में देख लेंगे उसकी शर्तें क्या हैं, होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, पूरा आंतरिक परावर्तन की शर्तें तथा अनुप्रयोग ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए तथा उदाहरण लिख लीजिए, कहाँ कहाँ में मिलेगा ना, शर्तें क्या है पहले शर्तें देख लेते हैं, ये पूरा आंतरिक परावर्तन होगा कब कब, पहला तो क्या होना चाहिए प्रकाश कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, पूरा आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए ना, विरल माध्यम में जाना चाहिए ठीक है। दूसरा क्या है, पहला था, दूसरा क्या कहेगा आपतन कोण का मान, हमेशा जो आपतन कोण का मान है वो क्या होना चाहिए क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए ना, लिख लेंगे आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ये दोनों स्थिति जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक पूरा आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, दूसरा क्या है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, इसी स्थिति में क्या होगी पूरा आंतरिक परावर्तन होगा। उदाहरण देखते हैं हम लोग ना, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में क्या होगा जैसे कोई परख नली है ना, वो कहाँ रखी गई है जल में रखी गई है ना, जल में रखी परख नली का
चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना ना। कोई परख नली है वो कहाँ रखी गई है, जल में रखी गई है, तो वो चमकीला दिखाई देगी। क्यों चमकीला दिखाई देती है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें जल भरा हुआ है ना, यहाँ क्या है, कोई परख नली रखी है, और उसमें भी परख नली कैसी होनी चाहिए, परख नली आधा जल में डूबी होनी चाहिए, यानी उसमें परख नली में जल नहीं भरा होना चाहिए, तभी वो चमकेगा। जल भर देंगे तो परख नली चमकेगा नहीं। ये परख नली है, यहाँ पे ये जल ऐसे से भरा हुआ है ना, यहाँ पे परख नली में जल नहीं भराना चाहिए। अगर जल भर देंगे तब परख नली चमकीला दिखाई नहीं देगी। देखिए कहीं भी प्रकाश की लहर आती है, अगर मान लीजिए कहीं से भी आ रही है, ऐसा नहीं है सभी जगह से चमकीला दिखाई देगी ना। जैसे कांच हुई, कोई है, कोई कांच क्या हो गया है, चटक गया है ना, फूट गया है, ठीक, चटक जाएगा तब भी वो क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। लेकिन हर एक स्थिति से नहीं दिखाई देता है, यानी चाहे जिधर से देखेंगे चाहे जिधर से चमकीला नहीं होता है, किसी विशेष स्थिति से वो क्या करता है, चमकीला दिखाई देता है। वैसे ही परख नली है ना, मान लीजिए कोई प्रकाश की लहर इधर से जा रही है, ऐसे ऐसे क्या हो रही है, जा रही है, ऐसे टाइप का ना। प्रकाश की लहर जब इधर से जाएगी, इस प्रकार से हम लोग ले रहे हैं, ये क्या है, सघन माध्यम है, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी झुक जाएगी, झुक जाएगी कि नहीं अभिलंब की ओर, ऐसे मान लीजिए ना, झुक गई, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ देखिए इसमें जल है, इधर क्या है, हवा है ना, यहाँ जल है, यहाँ क्या है, हवा है, ठीक है। तो ये जो आपतन कोण का मान है ना, आपतन कोण जो होगा इसमें जल और कांच के बीच जो बना क्रांतिक कोण होता है, जल व वायु, वायु है ना, वायु, वायु और कांच के बीच, वायु और कांच के बीच जो क्रांतिक कोण होता है वो लगभग में 11 अंश के लगभग होता है। 11 अंश कुछ मिनट होता है ना, 11 अंश के लगभग होता है। तो उससे ज्यादा जब आपतन कोण का मान हो जाएगा तब वह क्या होती है, यह इसमें न जाकर यह वापस ऐसे निकल जाती है बाहर की ओर, ठीक है, क्या हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। अगर एक और किरण खींचे ऐसे तो वो भी क्या होगी, ऐसे हट जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे, ये हमारा आँख है ना, ये हमारा क्या है, आँख है, तो हमें ये वाला पोर्शन कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है, क्योंकि देखिए ये जल से होके जा रहा है और जल में वापस चला जाता है ना, फिर वो बाहर भी निकलता है, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। इसी कारण चमकीला दिखाता है। जब क्या करते हैं हम लोग, इसमें जल न भरा हो परख नली में, और वो परख नली कहाँ रखी गई हो, जल में रखी गई हो ना। उसी प्रकार दूसरा है, जैसे कांच में पड़ी दरारें, दरारें चमकीली दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देंगे, चमकीली दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। अगर कोई कांच है वो क्या हो गया है, उसमें दरारें पड़ गए हैं, यानी वह टूट गया है ना, देखेंगे दरारें पड़ जाती हैं ना, पूर्ण रूप से ना टूटा हो लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग चिनका गया है ना, बोलते हैं ना शीशा चिनका गया है, तो उसी टाइप का। तो उसमें जब देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, जैसे ये शीशा है, ऐसे शीशा होता है तो वो क्या होता है, कहीं कहीं चिटक जाता है ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे चिटक जाएगा। तो जब चिटक जाता है तो इसके अंदर क्या चली जाती है, वायु चली जाती है, क्या चली जाती है, वायु चली जाती है ना। तो किसी एक स्थिति में क्या होगी, यह चमकीला हमें दिखाई देगा, सभी जगह से नहीं चमकीला दिखाई देगा, लेकिन एक स्थिति में क्या होगी, यह चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, हीरे का चमक ना, हीरे का चमक, हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है वह किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जब हीरा देखेंगे, हीरा क्या होता है, इसका हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वह कितना होता है, 24 अंश होता है। कितना होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 अंश होता है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है, 24 अंश होता है। तो जब हीरा में से कहीं से भी क्या होता है, प्रकाश जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। वह बाहर कब निकलता है, जब ये इसका क्रांतिक आपतन कोण का मान, जिस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा, लेस देन होता है 24 अंश से, यानी आपतन कोण का मान जब 24 अंश से कम होगा तो वहीं से प्रकाश क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जब उसके सामने हम लोग पढ़ेंगे तो वह हमें क्या दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं हीरा क्या होता है, किसी कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है।
ना। इसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग, जैसे है रेगिस्तान में मरीचिका ना, रेगिस्तान में मरीचिका, मरीचिका ठीक है। रेगिस्तान में जब जाएंगे यानी बालू जगह स्थान पे ना, राजस्थान चली जाइए, मतलब जहाँ पे क्या हो, बालुई जगह हो, तो वहां जब जाएंगे जैसे, या फिर हम लोग देखते हैं सड़क देखते हैं जो अलकतरा का बना हो, कोलतार का बना होता है ना, उस सड़क पे जाएंगे तो वहां भी हमें क्या दिखता है, मरीचिका का महसूस हो जाएगा ना। देखिए जैसे क्या है, ये हमारा रेगिस्तान है ना, और यहाँ पे क्या है, कोई पेड़ लगा हुआ है, क्या है, पेड़ लगा हुआ है ऐसे से, ये पेड़ लगा होता है। तो गर्मियों के दिनों में देखेंगे जब दिन होगा, यहाँ के जब धूप पड़ेगी, इधर से धूप कहीं से भी पड़ेगी, तो क्या होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है ये कैसा होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ये पार्ट कैसा होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। जो वायु की जो परत है ना, वायु की क्या है, ये परत है, वायु की क्या होती है, ये परत है, ये परत क्या होती जाती है, गर्म होती जाती है। जब यह गर्म होती जाएगी तो जो ऊपर वाली परत होगी वह कैसी होगी, विरल होगी, जो ऊपर वाली परत होगी कैसी हो जाएगी, विरल हो जाएगी ना। नीचे वाला परत क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा ना, तो गर्म वायु कैसे होती है, विरल होती है, ये विरल होगा, विरल क्यों, क्योंकि गर्म हवा है ना, ये गर्म हवा होगी, और ऊपर वाली क्या होगी, ये परत, ये क्या होगी, ठंडी हवा, ठंडी हवा, यानी ये कैसे होगी, सघन, ठीक है। यानी गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, यानी कैसे होती है, वो विरल होती है, और ठंडी हवा क्या होती है, सघन होती है। तब जब यहाँ से प्रकाश किरण, यानी यहाँ से जब इधर को चलेंगी ऐसे, मान लीजिए इधर चल रहे, तो इसमें भी क्या है, हवा की परतें, वायु की परतें हैं, तो विभिन्न परतों, जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे जब अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे आई, तो अभिलंब जब खींचेंगे तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, थोड़ी सी ऐसे करके हटती जाएगी, यानी यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे आएगी ना, तो अभिलंब से थोड़ा सा ऐसे दूर हटती जाएगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, फिर दूर हटती जाएगी, तो एक कंडीशन आएगा, तो वो क्या होगी, आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो वह हवा क्या होगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, और हम कहीं यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। जब देख रहे हैं तो हमें क्या होगा, इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा इधर, यानी ऐसे कर कर, जी जी, यहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिसके कारण क्या होते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं ना, क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित का मतलब हम सोचते हैं कि यहाँ कहीं पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये किसके कारण होता है, रेगिस्तान में ये मरीचिका बनती है। उसी प्रकार से क्या होता है, ठंडे स्थान में, ठंडे स्थान में क्या होता है, मरीचिका का निर्माण हो जाता है ना, ठंडे में भी क्या हो जाएगा, मरीचिका बनता है। जैसे देखिए ठंडा स्थान में कैसे बनता है, ठंडा स्थान में आप जल, जहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती हो ना, तो बर्फ वर्फ नीचे जमा होता है, कहीं बर्फ वर्फ जमा होता है, तो नदी है, नदी है, यहाँ पे कहीं क्या हो रही है, नाव चल रही है, क्या हो रही है, नाव चल रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, नाव चल रही है ऐसे ना, ऐसे नाव चल रही है। ये क्या है, पूरा बर्फ से ऐसे से इधर बर्फ बर्फ जमा हुआ है ना, ये क्या है, ठंडी जगह है। जब ठंडी जगह है तो इधर का जो नीचे वाली हवा होगी, नीचे की हवा की परत जो होगी वह कैसी होगी, सघन होगी ना, ये कैसी होगी, सघन होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ठंडी हवा है। तो जो ऊपर वाली हवा होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी, तो गर्म होगी तो ये कैसी हो जाएगी, विरल ना, ये कैसा होगा, सघन वायु होगा, ये कैसा होगा, विरल वायु होगा। तो जब यहाँ से जो हवा है सघन से जब विरल में जाएगी ना, तो यहाँ से मान लीजिए ये प्रकाश किरणें चल रही हैं, तो वायु की विभिन्न परतों से होकर जाएगी, तो इसका क्या होगा, क्या जाएगा, या अविलंब से दूर हटती जाएगी, अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटती जाएगी ऐसे करके। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि हमें क्या होगा, एक स्थिति ऐसा होगा कि वह उसी माध्यम में वापस चली आती है, वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली आती है ऐसे। यहाँ से मान लीजिए हम कहीं देख रहे हैं, यहाँ से जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो क्या होगा, हमें इसका क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब इधर कहीं दिखाई देता है। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, इधर कहीं हमें दिखाई देता है, इधर कहीं हमें क्या दिखाई देगा, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है।
ऐसे ऐसे यहाँ पे इस नाव का हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडे स्थान में मरीचिका बोला जाता है ना। ठंडे स्थान में भी क्या बनता है, मरीचिका का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल डोमिनियन गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक क्या करिए, लाइक कीजिए।